जी, ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन हमारी चल रही थी, वो निकालें। अच्छा, कल वाला होमवर्क कितने लोगों ने किया, ज़रा हाथ खड़ा करें। ओके, हाइब्रिड वाले भी हाथ खड़ा करें। कल वाला होमवर्क कितने लोगों ने किया है? अच्छा, मेहरबानी, 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया उधर। अच्छा, अब अगली चीज़ मोहतरम ये है कि हम ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट की बात कर रहे थे। ट्रस्ट को पहले देख लें ज़रा। ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि कैश की ओनरशिप के साथ अटैच होती है, और ये आवाज़ नहीं आ रही उधर। अब आ रही है? हाथ खड़ा करते हैं, अब आवाज़ आ रही है। ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अटैच होती है प्रॉपर्टी की ओनरशिप के साथ, और ये अराइज होती है एतमाद देने से। कौन एतमाद दे रहा था? काले। किसको? नीले को। एतमाद देने से। एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। ओनर कौन था? टेम्परेरी ओनर, नीले। फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, जिससे किसको फायदा होगा? कैपिटल प्रोवाइडर को भी, या कैपिटल प्रोवाइडर को साथ साथ। एंड इंक्लूड्स अ यूनिट ट्रस्ट। अच्छा जी, यूनिट ट्रस्ट क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट मोहतरम ये होता है कि इंजमाम ने 50 रुपये डाले, सकलैन ने 30 रुपये डाले, मोहम्मद यूसुफ ने 10 रुपये डाले, तो इनका जो इंटरेस्ट है या इनका जो शौक है वो किसका शौक ज़्यादा होगा इस वेंचर में, इस काम में? इंजमाम का, जिसका ज़्यादा पैसा लगा है। तो इनको 10-10 रुपये की बना के ना टिकटें दे दी जाएंगी। यानी अगर ये 50 रुपये इंजमाम डालेगा ना, मोहम्मद यूसुफ ने 10 रुपये डाले हैं, तो इसको एक 10 रुपये की टिकट इसके सर पे रख दी जाएगी। इसके सर पे 3 टिकटें रख दी जाएंगी कि भाईजान इसने 30 रुपये डाले हैं, इसको जो है वो आप जो है वो कितनी टिकटें दे देंगे? 5। इसको 5 टिकटें दे देंगे। इसका मतलब है जो हर एक का फायदा है इस बिजनेस में, उसे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, और जिसके पास ज्यादा टुकड़े होंगे वो साल के आखिर में ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय करेगा। तो जैसे चिड़ियाघर में आप 2 दोस्त जाते हैं तो 10-10 रुपए की टिकट खरीदते हैं, तो जमा 20 रुपए कराते हैं, लेकिन टिकटें कितनी मिलती हैं? 2। तो इसने जमा 10 रुपए कराए, टिकट कितनी मिली? 1। इसने जमा 30 रुपए कराए, 3 टिकटें। इसने 50 रुपए जमा कराए, 1 2 3 4 5 टिकटें। तो इनका जो इंटरेस्ट है हमारे इस वेंचर में या हमारे इस काम में, उसको टुकड़ों में या यूनिट्स में क्या कर दिया गया है? तोड़ दिया गया। ओके, अब आप इसको पढ़ें, यूनिट ट्रस्ट को। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट, ये एक ऐसा एतमाद है अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट से मुराद है यहां कैश, बेनिफिशियल इंटरेस्ट से यहां मुराद है कैश। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट अंडर विच कैश इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। तो 50 रुपए का कैश था, तो कितने यूनिट्स बने थे उसके? 5। इनको शेयर्स भी कहते हैं, यूनिट्स भी कहते हैं। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट अंडर विच कैश इज तकसीम इनटू यूनिट्स so that the right of the beneficiary, beneficiary है कैपिटल प्रोवाइडर। बेनिफिशियरी कौन है? कैपिटल प्रोवाइडर। so that the right of the capital provider to income, उसका इनकम में राइट, इनकम क्या मतलब? प्रॉफिट। और उसका कैपिटल में राइट, कैपिटल क्या मतलब? जिस वक्त ये कारोबार बंद होगा इस वक्त इनको ये 50 और 30 और 10 वापस किए जाएंगे या एक्सपर्ट्स के पास ही रह जाएंगे? वापस किए जाएंगे। सो डैट द राइट ऑफ द बेनिफिशरीज टू द प्रॉफिट्स और टू द कैपिटल इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड। बता दें किसका राइट कैपिटल पे सबसे ज्यादा है? इंजमाम का। किसका राइट इनकम पर सबसे ज्यादा है?
किसका राइट प्रॉफिट्स पे सबसे कम है? यूसुफ का। बस ये याद कर लें बैठे बैठे। यूनिट ट्रस्ट इज अ ट्रस्ट अंडर विच बेनिफिट्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, या कैश इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, सो दैट द राइट ऑफ द कैपिटल प्रोवाइडर आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड, सो डैट हर बंदे का राइट किसके मुताबिक निकलेगा? एज पर यूनिट्स हेल्ड। जो ज्यादा यूनिट्स होल्ड करेगा उसका ज्यादा राइट होगा, जो कम यूनिट्स होल्ड करेगा उसका कम राइट होगा। तो इस सारे अरेंजमेंट का नाम क्या पड़ जाएगा भाई? यूनिट ट्रस्ट। ठीक है, अब आप आ जाएं। आज होमवर्क में आपने करके आना है पेज नंबर 37, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 9 तक। पेज नंबर 37, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 9 तक। ये हर सवाल पे आपने आधा मिनट लगाना है और ये आपके जो है वो 4.5 मिनट में 9 सवाल हो जाने चाहिए। टेक्स्ट निकालने में टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी से ये सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाए कब टेबल 1 लगना है, कब टेबल 2 लगना है। ओके भाई, आखिर में नज़र नहीं आ रहा तो इधर ज़रा जगह बना दें, ये इस रो में और पिछली रो में। आप लोग ज़रा इधर इधर हो जाओ, आखिर वाले 3 हज़रात ने अगर इधर आने। ओके, आ जाएं जी पेज नंबर 36 पे। और मुझे अभी याद कराइएगा एंड पे, बल्कि अभी कर लेते हैं, पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2011 अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। पॉइंट नंबर 1, मिस्टर शाह हैज बीन वर्किंग। मिस्टर शाह का क्या मतलब है? ये बंदा इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है? इंडिविजुअल है। तो मिस्टर शाह हैज बीन वर्किंग Mr. Shah has been working as an information analyst in Ministry of Foreign Affairs. On 2 November 2010, he was posted to Pakistan Embassy in Canada for 3 years. अच्छा, मुझे बता दें, अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला रूल लगेगा या कोई और रूल लगेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला रूल लगेगा। और हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 2011। तो शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 10 और ख़त्म कब होगा? 30/11। और इसे कहेंगे क्या? टैक्स ईयर 2011। तो शाह 1 नवंबर 2010 से इस तारीख से बाहर के मुल्क चला गया है। तो आप बताएं, अगर ये पाकिस्तान में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर रुका तो ये रेजिडेंट समझा जाएगा या नॉन रेजिडेंट? क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में दिन 120-25 ही बनेंगे, तो ये दिन जो है वो कम है 183 डेज से। क्या ये रेजिडेंट बनेगा? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट वालों को छोड़ें आप लोग, बाकी हजरात ने सही बोला है, ये रेजिडेंट बनेगा क्योंकि ये ऑफिशियल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो हम ये लिख के आएंगे, वेयर एन इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ अ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, he will be considered as resident individual. Therefore, in this case, as he is an employee of government, therefore he will be considered as resident individual. अगली बात कर दूं क्या? Irrespective of number of days he is present in Pakistan. Point 2, आसिफ लर्निंग इज अ पार्टनरशिप कंसर्न। पार्टनरशिप कंसर्न का क्या मतलब है? एओपी। तो आसिफ लर्निंग इज अ पार्टनरशिप कंसर्न प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज। नीचे मैं क्या कर रहा हूँ वो आप छोड़ें, आप सवाल पढ़ें। आईटी सर्विसेज टू प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान एंड यूएई।
एंड सऊदी अरेबिया अप टू 31 जुलाई 2010, अप टू 31 जुलाई 2010, ये है 1 जुलाई 2010 और ये है 30 जून 2011 और ये टैक्स ईयर 2011 है। अप टू 31 जुलाई 2010 सिर्फ एक महीना। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वॉज सिचुएटेड थोड़ा सा इन पाकिस्तान, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल थोड़ा सा पाकिस्तान में था, लेकिन 1 अगस्त से ऑनवर्ड्स, 1 अगस्त से ऑनवर्ड्स वो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो गया है और अब पाकिस्तान में नहीं है। तो मोहतरम एओपी के केस में हमने पढ़ा था कि अगर थोड़ा सा अरसा भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में आ जाए तो एओपी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट एओपी। Therefore, as the management and control is partly situated in Pakistan, therefore it will be considered as resident AOP. Next, Mr. Liaquat was sent to Pakistan on a special assignment by his UK-based company. कंपनी का रूल लगाएंगे या इंडिविजुअल का रूल लगाएंगे? इंडिविजुअल का। कंपनी का क्यों लगाएंगे? कंपनी ने तो भेजा इसको, तो लियाकत खुद आया ना, कंपनी की तो बात नहीं हो रही, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर्स का तो जिक्र नहीं हो रहा। तो लियाकत का सवाल है या कंपनी का सवाल है? लियाकत को भेजा गया यूके बेस्ड कंपनी ने पाकिस्तान में ऑन 1 मार्च 11। तो 1 मार्च 11 को लियाकत साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और इसके बाद ये पाकिस्तान में रहे 9 सितंबर 2011 तक। तो इसका मतलब है अगर 1 मार्च को ये तशरीफ़ लाए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हमारे साल से बाहर गिर रहा है, इसलिए जो है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून दिन 122 बनेंगे। देयरफॉर ही विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। पॉइंट 4, फारूक ट्रेडिंग LLC वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इन UAE। बैठ जाओ। फारूक ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड है UK के अंदर, UAE के अंदर। तो मुझे ये बताएं, एक हमने डायग्राम पढ़ी थी, वो डायग्राम में हमने ये देखा था कि कंपनी ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट कहां करवाया हुआ है? इस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान कंपनी लॉ? फारूक ट्रेडिंग LLC वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन UAE। तो इस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, यस और नो? नो है तो फिर देखना पड़ेगा इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है। तो द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वॉज होली इन पाकिस्तान। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारा पाकिस्तान में है, देयरफॉर इट विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो जवाब क्या देके आएंगे? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज सिचुएटेड only in Pakistan, it will be considered as resident company. Therefore, in this case, as control and management is fully in Pakistan, therefore it will be considered as resident company. Clear? Okay. अगला सवाल 28। जीन फ्रैंकवाइस बाजी है बाजा है? बंदा है औरत है? अच्छा जी, जीन फ्रैंकवाइस फ्रेंच डिज़ाइनर, अक्सर पाकिस्तान आता रहता है टू विजिट पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट। ये बंदा अक्सर पाकिस्तान आता रहता है अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, खुद भी एक प्रोडक्ट है। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट, वो पिछली दफ़ा जब पाकिस्तान आया ना, ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 10 जुलाई टू 25 फरवरी। तो पाकिस्तान ही रहा, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पाकिस्तान ही रहा। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ बाजी या बाजा फॉर टैक्स ईयर 2009। टैक्स ईयर 2009 का इसका आपने रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करना है। तो देखने में लग रहा है कि 1 जुलाई 2008 से लेके 30 जून 2009 का रेजिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछ रहा है, लेकिन जब आप सवाल में आगे जाएंगे तो आपके ऊपर एक बम नहीं, छोटी सी बम ही फटेगी। वो ये होगी, एज्यूमिंग दैट, ये एज्यूम करो डेट कमिश्नर हैज़ ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज़ कैलेंडर ईयर एज आ, कमिश्नर ने इजाज़त दे दी है कि तुम यूज़ करो कैलेंडर ईयर को एज आ स्पेशल टैक्स ईयर। तो मोहतरम आप मुझे ये बताएं कि अगर इधर 1 जनवरी 2008 है और इधर 31 दिसंबर 2008 है और इधर 31 दिसंबर 2009 है, तो ये कैलेंडर ईयर बन रहे हैं दोनों आपके सामने जो मैंने लिखे हैं?
पहला वाला भी कैलेंडर ईयर है यकम जनवरी 8 से 31/12/8 और दूसरे वाला भी कैलेंडर ईयर है यकम जनवरी 9 से 31/12/9। ये कितने महीने के हैं? 12 महीने के। क्या ये दोनों एंड हो रहे हैं 30 जून को? नहीं। तो इनको कौन सा ईयर कहा जाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाएगा। अगला सवाल ये उठेगा कि ये जो है डिनोट कैसे करने हैं। तो डिनोट करने का तरीका ये है भाईजान, याद रखिएगा कमिश्नर ने उसको इजाज़त दे दी है कैलेंडर ईयर यूज़ करने की, तो इसलिए हम कैलेंडर ईयर के एतबार से ही चीज़ों को लेके चलेंगे। कैलेंडर ईयर एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इनको डिनोट करने का क्या तरीका बताया हुआ है कि 31/12/2008 की तारीख है हमारी, तो 31/12/8 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? 30 जून 9, इसलिए इसको कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2009 से। और अगले को कैसे डिनोट करेंगे? 31/12/9 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? हमने देखना होता था क्लोजिंग डेट किस नॉर्मल मिलते जुलते साल में गिर रही है, तो वो जो 31/12/9 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? 30 जून 10। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2010। लेकिन सवाल की अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि वो हमसे कौन से टैक्स ईयर का मांग रहा है। वो कहते हैं टैक्स ईयर 2009 का बताएं। तो टैक्स ईयर 2009 को हमने 30 जून 9 वाला साल इसलिए लेना था क्योंकि हमें पता है कि सवाल में वो कह रहे हैं स्पेशल टैक्स ईयर, और स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर। इसलिए ये सारी बहस करने के बाद मैं इससे पहले कि आप नोट करें, मैं ये सारा मिटा रहा हूं क्योंकि ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा था। ये तो अगला साल है। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट कौन सा साल है? टैक्स ईयर 2009। तो टैक्स ईयर 2009 का क्या मतलब है? यकम जनवरी 8 से 31/12/8 या यकम जनवरी 9 से 31/12/9? ओके, तो कितने लोगों को ये बात अब जरा समझ आई है? कितने लोगों को घर में ही समझ आ गई थी ये बात कि यकम जनवरी 8 से 31/12/8 वाले साल की बात कर रहा है? क्योंकि सवाल एक जहन में आ सकता है ना, 2009 ये किस साल को कह रहा है? स्पेशल टैक्स ईयर 2009 कैलेंडर वाला अगर हो तो ऑब्वियसली फिर 31/12/8 वाले को ही क्या कह सकते हैं? 2009 का साल, क्योंकि 31/12/9 वाले को क्या कहेंगे? 2010 का साल। अब इसका स्टे देख लें। 10 जुलाई को आया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ तक पाकिस्तान रहा है। लेकिन हम जो है वो जनवरी और फरवरी के स्टे को तो इग्नोर करेंगे, तो हम जुलाई से गिनना शुरू करेंगे। तो जुलाई 10 से लेके 31 तक कितने दिन बन गए? 22। अगस्त 31 सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 दिसंबर, 31 टोटल 175। देयरफॉर ही विल बी कंसिडर्ड एज, नोट कर लें, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल समझा जाएगा। पेपर में साथ डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, बस ये दिन जरूर लिख के आएंगे। और पेपर में ये भी लिख के आएंगे कि ये यकम जनवरी 8 से 31/12/8 वाले को टैक्स ईयर 2009 कहना है। पेपर में ये जरूर लिख के आएंगे। कितने लोगों को जरा अब क्रिस्टल क्लियर हुआ है? हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, सारे हाइब्रिड वालों को घर से ही क्रिस्टल क्लियर था, 5-6 के अलावा। अच्छा, सारे हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें, मैं देख लूं हाथ खड़े हो सकते हैं आपका या नहीं। अच्छा, हो तो सकता है वैसे, लेकिन मूड नहीं होता, मूडी। ये पानी की बोतलें जो है कॉलेज जमा करा दें, क्योंकि अगले मंडे को आपने गलती से ले आनी है, मुझे लग रहा है। ओके, चलें जी आगे। वापस आ जाएं जी जिथे दी। क्या चीज? नहीं, पेज 36, पेज 36 टोटल इनकम, पेज 36 टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या पड़ी थी कल? पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम। और हेड्स ऑफ इनकम कौन से पड़े थे? सारे हेड्स को जमा कर लेंगे तो कौन सी इनकम आ जाएगी?
टोटल इनकम। तो टोटल इनकम की डेफिनेशन बताएं जी, कल जो पढ़ी थी। टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन्स इनकम, ये वही वाली मक्खी है, 4 दिन हो गए इसको। द टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर ऑल है, आज आपने मारनी है, आपका टारगेट है आज, अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर। अच्छा जी, ये एक साहब ने आपको डाटा दिया है, आप जा रहे थे सड़क पे, उन्होंने इशारे पे आपको रोका और इशारे पे रोक के कहा कि भाईजान मैं जो है वो ज़कात का जेड भी ले जाऊँ ऊपर। उन्होंने कहा जी मैं सैलरी कमा रहा हूँ कहीं से 7 और मैं शेयर ख़रीद के बेचता हूँ, उसमें मुझे प्रॉफिट आया 9 का। मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है टॉयज़ बेच के, ये एग्जांपल है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है टॉयज़ बेच के 3 की, और मेरी मिसाल के तौर पे रुपीज़ इन मिलियन है, और मेरी एग्रीकल्चर इनकम है 4 की। मैंगो कर लें, ऑरेंज कर लें, अमरूद पसंद है अमरूद कर लें, दवाना पसंद है दवाना कर लें। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का क्या मतलब है, मेरे बाग हैं, मेरे बाग हैं। लोगों के पास कैलकुलेटर होते हैं, मेरे पास बाग हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्रीकल्चर और ज़कात, ये इस बंदे ने आपको डाटा दिया है। तो मुझे बताएं पैसे आ कौन से रहे हैं और जा कौन से रहे हैं। सैलरी तो कमा रहा है, कैपिटल गेन इनकम कमा रहा है, टॉयज बेच के बिजनेस इनकम कमा रहा है, मैंगो बेच के एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, और ज़कात पे कर रहा है। क्लियर? अब जी इसका हमने सवाल सॉल्व करना है। तो लेट्स मूव टुवर्ड दी सॉल्यूशन। जी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? यार भाईजान ये अब्दुल्ला मसला हल करा दो यार। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 7। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 9। इनकम फ्रॉम बिजनेस 3, टॉयज बेच के। इनकम फ्रॉम बिजनेस एक और भी आ रही है हमारी, एक तो टॉयज बेच के आ रही है और दूसरी कहां से आ रही है? एग्रीकल्चर से। कितनी? 4। टोटल बोलें तो 23। अच्छा भाईजान ये जो इनकम को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये पाकिस्तान में माफ है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप आमों के बाग लगाएं, अगर आप दवाने उगाएं, अगर आप खरबूजे उगाएं, अगर आप अमरूद स्ट्रॉबेरी लगाएं, तो इमरान खान कहते हैं हो सकता है ये ऑनलाइन वाले लेक्चर तब ले रहे हो जिस वक्त। अच्छा तो अब मोहतरम मुझे ये बता दें, अगले हफ्ते आ रहा है पुराना पाकिस्तान? नहीं आ रहा? नहीं, संडे को कल आ रहा है इंशाल्लाह? नहीं आएगा? अच्छा इंशाल्लाह पुराना नहीं रहेगा। ओके चलें जी, ये भाई पता करके हैं सो। अच्छा अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा कि इन्होंने चलते 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 टोटल इनकम इस साहब ने कितनी कमाई? 23, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम बोलें क्या है? माफ। अब अगर एग्रीकल्चर इनकम माफ है तो मैं एग्रीकल्चर इनकम की 4 को तो ऐड कर चुका हूं, कोई तरीका बताएं, मैं इस पे टैक्स देना नहीं चाहता, मैं क्या करूं? भाईजान आप छोटे हो गए हैं। अच्छा आप बता दें जी एग्रीकल्चर इनकम को क्या करें जी? माइनस कर दें। एग्रीकल्चर इनकम कहेगी मुझे क्यों निकाला? माइनस करेंगे तो वो तो कहेगी, कहने वाली तो कहेगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्रीकल्चर। चल बाहर चल, दोबारा निकाल दें इसको। कितना बचा? जी भाई ये 4 से आवाजें आ रही हैं, मुझे क्यों निकाला बताएं? क्योंकि इसकी इस इनकम पे टैक्स जमा नहीं करवाना। तो जब इस इनकम पे टैक्स जमा नहीं करवाना तो फिर इसका मतलब है कि इसको हम माइनस कर दिया करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट टैक्सेबल। इन द एंड वो जो चीज आप माइनस कराते होते हैं मशहूर जमाना, वो आप बता दें, क्योंकि वो इस वक्त आपके ऊपर चढ़ी होगी दिमाग पे, वो नहीं बाहर निकल रही होगी। 0.5
इट इज कॉल्ड एज, बोलें, टैक्सेबल इनकम। कितनी? 18.5। अब हो सकता है क्लास के बाद कोई बच्चा बंदे लेके आए और कहे कि 4 को आपने ऐड भी किया और 4 को आपने लेस भी किया है, तो इसको ऐड करके आपने अगर लेस किया है तो इसको कर देते, इसको लिखते ही ना ये ऐड होता और ना ये लेस होता। तो भाईजान ये उनको हाथ पे पड़ेगी, और ये उनको जब हाथ पे पड़ेगी तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि ये जो आपकी 4 की इनकम है, पहले आप हुकूमत को बताएं तो सही कि मैंने कमाई है। पहले उधर हो, पहले आप बताएं हुकूमत को कि ये मैंने कमाई है, ये कमाई है, पहले ये बताएं। कमाने के बाद ये बताएं कि मैं इस पे टैक्स जमा नहीं करवाऊंगा। तो ये बताना भी जरूरी है कि कमाया है, और न्यूमेरिकल करते हुए इसको माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि इस पर टैक्स जमा नहीं करवाना। क्लियर? पढ़ लें जी टोटल इनकम की डेफिनेशन। The total income is sum of person's incomes under all heads of income। और पॉइंट बी पढ़ें, person's income exempt from tax। exempt को भी टोटल में डालना है। ओ भाई जान, टोटल में 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 डालना है exempt को। तो टोटल में तो डाला है, लेकिन डाल के फिर इसको निकाल दिया है। तो टोटल इनकम में जरूर डालना है, ये ना करें टोटल इनकम में ना डालें। खुदा के लिए दिन रात एक करें, मोबाइल के ऊपर ये मैसेज जब आते हैं ना तो उसमें नंबर बर्दाश्त नहीं होते बंदे को। पर्सन्स इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। प्रोविजन क्या होती है? लाइन, कानून की कोई भी प्रोविजन, कोई लाइन, कोई बात। तो आने वाले दिनों में हम एक ऐसी प्रोविजन पढ़ेंगे, लॉ में ऐसी लाइन पढ़ेंगे जिसमें लिखा होगा कौन सी इनकम माफ है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इनकम को हम हमेशा किस में डाला करेंगे? टोटल इनकम में डाला करेंगे। लेकिन माइनस बाद में क्यों कर दिया करेंगे? क्योंकि इस पर टैक्स जमा नहीं करवाना। एग्जेम्प्ट इनकम, इसकी मिसाल है एग्रीकल्चर। एक आपके साथ वाले का कल्चर है और ये एक एग्रीकल्चर है। उठने बैठने बात करने से 2-3 दिन से पता चल जाता है उसका कल्चर क्या है, पढ़ने वाला है या नहीं। टैक्सेबल इनकम, सेक्शन 9 टोटल इनकम की डेफिनेशन हो गई। अब किसकी डेफिनेशन आने लगी है? टैक्सेबल इनकम के। चेहरा शरीफ ऊपर रखिए। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होगी? टोटल इनकम फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बाय टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस। अगर टोटल इनकम में से आप डिडक्टेबल अलाउंसेस को क्या कर देंगे? टोटल इनकम में से रिड्यूस कर देंगे किसको? डिडक्टेबल अलाउंस को। तो क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम। तो मुझे बताएं कि हमने ज़कात को कल क्या मुश्किल सा नाम दिया था? डिडक्टेबल अलाउंस। तो टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे, यू विल गेट टैक्सेबल इनकम। जी नहीं, ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, बस ये टोटल इनकम में ऐड होगी थी, उसको माइनस कर दिया। अच्छा भाई, अब ये सवाल है कि टैक्सेबल इनकम निकालते हुए ना कहीं एग्रीकल्चर उसमें पड़ ही ना रहे, कहते ये एहतियात करना। आप देख लें, टैक्सेबल इनकम तक हमने नहीं पढ़े रहने दी ना। कहते ध्यान रखना टैक्सेबल इनकम निकालते हुए कहीं एग्रीकल्चर इसमें पड़ ही ना रहे। आप मुझे बताएं, अगर मैं इस 4 को ना डालता और इस 4 को निकालता भी ना, तो भी तो मेरा न्यूमेरिकल उसी तरह सॉल्व होना था। 7 + 9 + 3 19, 19 माइनस इशारिया 5 18.5। तो मुझे बताएं टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए क्या मैंने इसको निकाल दिया है या पड़ा रहने दिया है? तो अगर आप फोकस करें 18.5 में, फिर ये एग्रीकल्चर भी पड़ी है या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। तो वो यही कह रहे, कहते हैं टैक्सेबल इनकम निकालते हुए ध्यान रखना, इस पे तो आपने हुकूमत को टैक्स जमा करवाना है। तो टैक्सेबल इनकम निकालते हुए ध्यान रखना कि आप जो है वो सिर्फ ए वाली चीजें लेना, 10 पॉइंट के बी वाली चीजें ना लेना। क्या आपको नजर आ रहा है 10 पॉइंट के बी वाली चीजें भी कुछ हैं?
आपको मैं पूछ रहा हूं, इधर व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं, आपको नजर आ रहा है 10 के बी में कुछ और चीजें भी हैं। ये देखें 10 के बी में कौन सी इनकम है, बताएं बताएं जल्दी। 10 के बी में एग्जेम्प्ट इनकम आपको नजर आ रही है? अगर 10 के बी में एग्जेम्प्ट इनकम है तो टोटल इनकम का तो पार्ट बनेगी एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन टैक्सेबल इनकम में खुदा के लिए एग्रीकल्चर इनकम ना पड़ी रहने देना, कोई ऐसी साइंस मारना कि वो टैक्सेबल इनकम में नजर ना आए। तो इसलिए इसने लिखा अंडर क्लॉज ए ऑफ 10। बहरहाल इस बात को आपने याद भी नहीं करना और इस बात को आप काट दें, बस ये समझने के लिए आपके बात की थी। आपको जो करना है वो समझ आ गया उधर न्यूमेरिकल में, तो बस इस ब्रैकेट को काट दें, इसकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल इनकम तक पहुंचते हुए एग्रीकल्चर जरूर ऐड हुआ करेगी। टोटल इनकम तक पहुंचते हुए फाड़ ले बंदा जूता। अच्छा, टोटल इनकम तक पहुंचते हुए एग्रीकल्चर जरूर ऐड हुआ करेगी, लेकिन माइनस इसलिए हो जाएगी तो फिर इफेक्टिवली टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए नहीं पड़ी हुई, पड़ी नहीं हुई। अब इसमें 4, 2-4 बंदे आके बेशक देख लें, इसमें 4 नहीं पड़ा हुआ। अच्छा भैया, ये इसने एक धमाका किया है, बट नॉट बिलो 0। 0 से कम नहीं हो सकती टैक्सेबल इनकम। इसका क्या मतलब है? वो उमर नहीं था, तो उमर ने आपको ये डेटा दिया, किस साल का टैक्स है? 2019 का। कहते हैं मैंने सैलरी कितनी कमाई है? 2.5 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1.5 लाख। ज़कात कितनी दी है? 4,70,000। ज़कात किसके मुताबिक जमा करवाई है? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। तो ज़कात किसके मुताबिक जमा करवाई है? बोले ज़कात एंड। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ज़कात हमेशा ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक वाली ही हम सवाल में लिया करेंगे। ज़कात एज पर उशर ऑर्डिनेंस का मतलब है कि आपने रिलेटिव्स को नहीं दी। ज़कात एज पर उशर ऑर्डिनेंस का मतलब है आपने जो है गरीबों को नहीं दी। ज़कात एज पर उशर ऑर्डिनेंस का मतलब है हुकूमत के पास गए हैं आप, हुकूमत का एक दफ्तर बना हुआ था उशर के नाम से, वहाँ पे आप गए हैं, वहाँ जाके आपने ज़कात जमा करवाई है ज़कात एंड उशर के हुकूमत के ख़जाने में। फिर हुकूमत कहती है हम गरीबों को खुद ढूंढ लेंगे, आप टेंशन ना लो। तो इसलिए याद रखिएगा, ज़कात सिर्फ वो वाली माइनस करने की इजाज़त है जो आप किसके मुताबिक जमा करवाएं? उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। इससे अभी नीचे पॉइंट आ रहा है ज़कात वाला, उसमें भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब भाईजान एक मसला हो गया है, इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 2,50,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,50,000। टोटल इनकम इसकी 4 लाख। ज़कात 4,70,000। अब जब 4 लाख में से 470 माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर कहेगा -70,000। लेकिन ये कह रहा है बट नॉट बिलो, कि ज़कात 0 से कम, इसलिए हम इस 70,000 को काट दिया करेंगे और इस 70,000 को काट कर यहां पे क्या लिख दिया करेंगे? बोलें 0। 70,000 को काट के यहां क्या लिख दिया करेंगे? 0। अच्छा, अब पहला सवाल यह है कि ज़कात इनकम से ज़्यादा कैसे आ सकती है? तो ये तो एक अजीब सा सवाल है, ये आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। ज़कात इनकम से बिल्कुल ज़्यादा आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकम तो ये होती है जो आपने इस साल कमाई, यानी 2.5 लाख रुपया कमाया, 1.5 लाख रुपया कमाया, पता चले जो है वो बेगम जो है वो जहेज़ लेके आई हुई है 10 तोले, तो उसके ऊपर ज़कात बन गई इतनी ज़्यादा। तो अब वो जो ज़कात बन गई इतनी ज़्यादा, तो वो ज़कात आपको माइनस करने की इजाज़त है या नहीं? हो सकता है आपकी इनकम कम हो और ज़कात ज़्यादा हो। तो उसका जवाब ये है कि ज़कात ज़्यादा वाली माइनस नहीं हो सकेगी और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। 0 से कम नहीं आप लिख सकते। ये कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है हमारा? 2019। यकीन ना आए तो इधर देख लें, 2019। अब ये बंदा क्या करेगा? इमरान खान के पास जाएगा और इमरान खान से जाकर रिक्वेस्ट करेगा कि इमरान खान मोहतरम ऐसा करें कि ये ज़कात जो है, जो 70,000 वाली माइनस नहीं हो सकी थी, खुदा के लिए अगले साल 2020 में मैंने कुछ और ज़कात भी जमा कराई है, इसके अलावा पुरानी वाली 70,000 भी मुझे माइनस करने दो जो पिछले साल माइनस नहीं हो सकी थी। तो इमरान खान इसको जवाब में कहेगा
जो ज़कात पिछले साल की थी वो पिछले साल ही माइनस हो सकती है, अगले साल जाके माइनस नहीं हो सकती। इसने इमरान खान को कहा आए मेरी गाड़ी में बैठे ज़रा, एक और मैं आपको मशवरा देता हूँ कि 2018 की टैक्स की कैलकुलेशन मैं रिवाइज़ करके जमा करवाना चाहता हूँ। तो 2018 की टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर जो है वो आप ऐसा करें, जो 2019 की ज़कात मेरी माइनस नहीं हो सकी, जितना हिस्सा माइनस नहीं हो सका वो मुझे पिछले साल की कैलकुलेशन रिवाइज़ करके जमा करवाने दें। तो मैं इसको पिछले साल जाके जो है वो 70,000 अगर माइनस कर लूँ तो कितना कमाल हो जाएगा, मुझे भी मज़े आ जाएंगे। इमरान खान कहते हैं तो मोहतरम जो ज़कात है अगर इस साल माइनस नहीं हो सकी तो ना अगले साल जाके माइनस होगी और ना पिछले साल जाके माइनस होगी, क्योंकि ज़कात जो है वो डेड हो जाएगी। इसे कहते हैं ज़कात क्या हो गई, डेड हो गई, ना अगले साल जाके माइनस हो सकी और ना पिछले साल जाके माइनस हो सकी। और इस साल का वैसे टैक्स कितना जमा कराएगा, इनकम तो इसकी जीरो है, तो इस साल वैसे टैक्स तो जमा करवाएगा ही नहीं। अच्छा ऐसे हो सकता है कि चलो पिछले और अगले साल माइनस ना करें, इस साल जो है वो हम ऐसा करें कि यहां पे लिख दें 70,000 नेगेटिव, और 70,000 नेगेटिव लिख के इमरान खान कहें यार तू मुझे टैक्स जमा करवा दे, मैंने क्या टैक्स जमा करवाना है, हुकूमत तुम मुझे टैक्स जमा करवा दो। तो इसकी भी इजाजत नहीं है, ना कोई आपको रिफंड मिलेगा, ना अगले साल माइनस होगा और ना पिछले साल माइनस होगा। क्लियर? ओके, नोट कर लें इसको। टैक्स तो इस साल 2019 में वैसे ही नहीं जमा कराएगा ना, क्योंकि इसकी इनकम जीरो है, तो टैक्स भी जीरो होगा, इनकम ही जीरो है ना इसकी। हाँ फायदा हो गया, लेकिन जो 70,000 का फायदा लेना चाह रहा था वो तो नहीं हो सका ना। 70,000 माइनस करना चाह रहा था वो तो अब अगले साल इसको माइनस करने दिया जाता, लेकिन वो नहीं हो सका। ये बिल्कुल उसी तरह है कि 400 जो है वो 470 बोटियां पड़ी हैं शादी वाले हॉल में, अब आप खा ही 400 सके, अब जो 70 बोटियां वो पैक करा के अब नहीं लेके जा सकते, वो उधर ही शादी हॉल में रहेंगी, वो आपको फायदा नहीं मिलेगा उसका भाई। जी जी, टैक्स पेयर ने एक इजाज़त मांगी थी कि 18 में मुझे माइनस करने दो पुराने साल की कैलकुलेशन रिवाइज करके, लेकिन हुकूमत ने वो इजाज़त भी नहीं दी, इसलिए नहीं माइनस कर सकते। क्लियर? ओके चलें जी। 18 में असल में होगा ये, वो हुकूमत से रिक्वेस्ट करेगा पिछले साल का टैक्स मुझे रिवाइज करने दो, लेकिन हुकूमत कहेगी नहीं, ऐसी भी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। A person shall be entitled to a deductible allowance for a zakat, उसी पेज पे हूं, पेज 36 पे। A person shall be entitled to a deductible allowance for a zakat paid by a person in a year under zakat and ushur ordinance। जो आपने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा कराई वो वाली माइनस करने की इजाज़त है, और कोई माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो मुझे बताएं कि अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड, उसको इजाज़त है टू डिडक्ट, कि वो माइनस कर ले ज़कात जो उसने पे की है बाय द बंदा उसी साल अंडर द हेड ज़कात एंड, अगर आपने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा करवाई है। लेकिन अगर आप ज़कात अपने रिश्तेदारों को दे दें तो फिर वो पेपर में माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वो हुकूमत के ख़जाने में जमा नहीं करवाई, इसलिए वो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। भाई इसका 16 पे कर दें इसको टेम्परेचर। और एक सवाल ये ज़हन में आ सकता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बता ही नहीं रहा कि ज़कात जो है वो आपने उशर ऑर्डिनेंस में जमा करवाई, या आपने बेगर्स को दे दी, या मांगने वालों को दे दी, या अपने रिश्तेदारों को दे दी, तो क्या एज्यूम करेंगे? इफ़ क्वेश्चन इज खामोश तो एज्यूम करेंगे आप पेपर में ज़कात किसके मुताबिक जमा करवा दिया आपने, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस का। अगर सवाल खामोश है तो बेहतर यही है कि एज्यूम कर लें आपने ज़कात किसके मुताबिक जमा करवा दी है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। क्लियर जी? नहीं नहीं नहीं, फिर भी नहीं हो सकता। पॉइंट 3, एन अलाउंस फॉर अ टैक्स ईयर डेट इज नॉट फुली डिडक्टेड। अच्छा इस 470 का नाम क्या पढ़ा था कल, ज़कात या डिडक्टेबल अलाउंस? दोनों नाम सही हैं, ज़कात और डिडक्टेबल अलाउंस दोनों नाम सही हैं। इस 470 को क्या कहते हैं?
ज़कात या डिडक्टेबल अलाउंस। अब जरा देखें वो क्या फिक्रा लिख रहे हैं, एन अलाउंस डेट इज नॉट फुली डिडक्टेड। टोटल अलाउंस कितना था 4,70,000, यानी डिडक्टेबल अलाउंस टोटल कितना था 4,70,000। तो कह रहे एन अलाउंस फॉर अ टैक्स ईयर डेट इज नॉट फुली डिडक्टेड, एन अलाउंस फॉर अ टैक्स ईयर डेट इज नॉट फुली डिडक्टेड शैल नॉट बी रिफंडेड। ये 70,000 यहां नेगेटिव लिख के हुकूमत से कह सकता हूं कि मुझे टैक्स जमा करवाए। शैल नॉट बी रिफंडेड, हमें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू अगला साल, अगला साल कौन सा बनेगा 2020। शैल नॉट बी कैरिड बैक टू अ प्रीसीडिंग ईयर, ये पिछले साल भी जाके माइनस नहीं हो सकती। तो जो चीज ना इस साल माइनस हो सकी, ना अगले साल माइनस हो सकी, ना पिछले साल जाके माइनस हो सकी, तो इसको कहते हैं मोहतरम डेड ज़कात। इसको फट्टे पे डालें, इसको नहलाएं और इसको नहला के जो है वो फिर जाके जो है फट्टे से उठा के जो है उठ कब्र में डाल के आ जाए। तो ये डेड ज़कात है। कितनी ज़कात डेड हो गई 70,000 की ज़कात डेड हो गई। चलें जी फूल डाल दें और आगे चलें। An allowance for a tax year that is not fully minus shall not be refunded, shall not be अगले साल माइनस and shall not be पिछले साल माइनस। ना तुम अगले साल माइनस होगे, ना तुम पिछले साल माइनस होगे, ना तुम इस साल माइनस होगे। उसने कहा फिर मैं मर ही जाऊं, जा मर। चलें जी 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 किसी को नहीं दे सकती, किसी इदारे को आप ज़कात दे देंगे काउंट नहीं होगी, सिर्फ हुकूमत के खजाने में जाके जमा करवानी है एज पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अच्छा जी पॉइंट नंबर 2, हेड्स ऑफ इनकम में आ जाए। पॉइंट नंबर 2, ओहो अच्छा जी न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर क्या आती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वर्किंग वन। एक बिजनेसमैन कहता है जी मेरी सेल है 70 की, मैंने 70 रुपए का बिस्किट बेचा है। ठीक है जी, हमने कहा भाईजान आपने खरीदा भी तो होगा। कहते हैं हाँ मैंने जो है 40 रुपए का खरीदा था। हमने कहा तुमने जो है वो दुकान पे खर्चे वगैरह भी किए होंगे, मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह, दुकान का रेंट वगैरह। कहते हैं हाँ वो भी किए हैं मैंने। तो बिस्किट बेच के दुकानदार को 70 आए, 40 के बिस्किट खरीदे थे, 12 रुपये मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह। तो बता दें दुकानदार को प्रॉफिट कितना आया, 18 का प्रॉफिट आया। अब मुझे बता दें, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये मैंने वर्किंग की है। जब मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करूंगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में यहाँ 70 लेके जाऊं या 18 लेके जाऊं? आप टैक्स बचे कुचे प्रॉफिट पे दिया करेंगे या टोटल सेल पे दिया करेंगे? टोटल सेल पे नहीं दिया करेंगे, बचे कुचे प्रॉफिट पे दिया करेंगे। ये 70 इधर नहीं जाएगा, बल्कि इधर कितना जाएगा 18। 18 इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस, 18 इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, इसके साथ मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी में भी 0। चलते चलते टोटल इनकम कितनी आ गई 18। फर्ज करें मैंने ज़कात पे की 0 की, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 18। ये जो मैं अभी यहाँ नोट कर रहा हूँ, ये वाली साइड कौन सी साइड है? ये वाली साइड है न्यूमेरिकल का फेस, और ये न्यूमेरिकल की वर्किंग है। अगर ये वर्किंग में वर्किंग वन में ना करता, अगर ये वर्किंग में वर्किंग वन में ना करता तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 70 माइनस 40 माइनस 12, 70 माइनस 40 माइनस 12। ओके भाई जान अपनी लाइना भी ना लेके जाया करो, हद होगी यार। अच्छा तो
ये जो 40 और 12 है, या ये जो 40 और 12 है, इसको कहते हैं डिडक्शन। क्या कहते हैं? डिडक्शन। और ये जो 0 है इसको कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंस। तो आज की क्लास के बाद आपको डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में उसी तरह फर्क पता होना चाहिए जिस तरह जमीन और आसमान में फर्क पता है। तो डिडक्शन क्या होती है? किसी भी हेड की मैंने इनकम निकालनी हो तो उस तक पहुंचते हुए जो खर्चे माइनस हो चुके हैं उनको क्या कहेंगे? डिडक्शन। और हर हेड के अपने अपने खर्चे होंगे, बिजनेस के अपने खर्चे होंगे, कैपिटल गेन के अपने खर्चे होंगे। खर्चे ऊपर ही ऊपर माइनस हुआ करेंगे, तो टोटल इनकम से ऊपर जो खर्चे माइनस हो चुके होंगे उनको डिडक्शन कहा करेंगे। और टोटल इनकम के बाद ज़कात जो माइनस होगी, ये तो आपका अपना जाती खर्चा है, ज़कात जो माइनस होगी, ज़कात को क्या कहा करेंगे? डिडक्टेबल अलाउंस। नोट कर लें, ये मैंने इधर दोबारा समझने के लिए नोट किया, वैसे तो यहां पे लिख देना मेरा काफी था। So I hope you got the difference between deduction and deductible allowance. And you are Sharmila, you are not noting it down. ओके, तो बता दें किसी भी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमाने के लिए खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो वो जो खर्चे करने पड़ेंगे उन खर्चों को डिडक्शन कहा करेंगे या डिडक्टेबल अलाउंस? तो डिडक्शन क्या होगी? जो टोटल इनकम से ऊपर ऊपर ही रेलिवेंट हेड में माइनस हो गई है। और डिडक्टेबल अलाउंस क्या होगा? जो कहां से माइनस हुआ है? टोटल इनकम में से माइनस हुए। अच्छा, अब ना ये जो 70 है, 70 का भी एक नाम है और इस 40 और 12 का भी एक नाम है। 40 और 12 का नाम मैंने आपको बता दिया है, क्या है? डिडक्शन। और 70 का नाम है टोटल चार्जेबल। मुश्किल सा नाम है 70 का, टोटल चार्जेबल। टोटल यानी अभी इसमें से खर्चे माइनस नहीं हुए, तो 70 का नाम भी लिख लें। अच्छा, ये वर्किंग की हेडिंग क्या होगी? इस वर्किंग की, ये जो वर्किंग 1 है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। हाँ, यानी हम कौन सी इनकम निकाल रहे हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, तो सेल को क्या कहेंगे? अच्छा जी, कॉलेज के लिए क्या सेल होगी? जो आपसे फीस आ रही है, उसके बाद खर्चे कॉलेज क्या करेगा? माइनस करेगा। बिजली का बिल, बिल्डिंग का रेंट, ये सारे खर्चे कॉलेज माइनस करेगा। तो टोटल चार्जेबल क्या होती है? टोटल चार्जेबल क्या चीज होती है जिसमें से खर्चे माइनस हो गए हैं या होने हैं? होने हैं। द इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम, द इनकम अंडर फॉर आ शेल बी द टोटल चार्जेबल अमाउंट्स। टोटल चार्जेबल कितनी थी? 70, जो बंदे ने कमाई है, डिराइव्ड बाय द पर्सन, डिराइव्ड कमाई है, अंडर द हेड, उस हेड में, एज रिड्यूस्ड। इसमें से माइनस क्या किया था? टोटल डिडक्शंस। कितनी थी डिडक्शंस? 40 और 12। तो
किसी भी हेड की इनकम कैसे निकला करेगी ये बता दें। द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम, द इनकम अंडर अ shall be the total chargeable amount derived by the person under the head as reduced by total। तो सेल में से खर्चे माइनस किया करेंगे, क्या चीज बाहर आ जाया करेगी, बोलें? इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम। जब इनकम आ जाएगी अंडर अ हेड ऑफ इनकम, जैसे कि 18 आ गई, तो 18 को फेस पे शो कर दिया करेंगे। ये वर्किंग है न्यूमेरिकल की, ये फेस होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कॉलेज वालों को 30 लाख रेवेन्यू आए और कॉलेज वालों के खर्चे 42 लाख हो जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो ये जवाब क्या आएगा? ये ज़कात तो नहीं है कि माइनस करके मैं जवाब 0 लिख दूं, तो ये ज़कात तो नहीं है, ये तो खर्चे हैं। इस 12 का नाम क्या रखा करेंगे? लॉस या बड़ा सा लॉसा? लॉस या छोटी सी लॉसी? लॉस। तो ये अगला पॉइंट है। तो अगर सेल में से आप खर्चे माइनस करेंगे तो क्या चीज बाहर आएगी? लॉस। सहरी इफ्तारी में कम खाना पड़ा नहीं जाएगा। हंस रहे हो? ओके, where the total deduction allowed to a person, allowed means माइनस करने की इजाजत है, जो where a total deduction allowed to a person under a head of income exceed the total amount chargeable to tax। क्या लिखा हुआ है? where the total deduction allowed to a person exceed the total chargeable amount। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए तो क्या होगा? द बंदा shall be treated as sustaining a loss for that head। तो क्या समझा जाएगा? उस बंदे को क्या आ गया है? लॉस आ गया है। अब लॉस न्यूमेरिकल के फेस पे कैसे डील होता है ये एक अलग डिस्कशन है, तो ये हमने जुलाई के महीने के एंड पे करनी है। अ लॉस shall be dealt with in accordance with चैप्टर 14। चैप्टर 14 आएगा, उसमें देखेंगे कि लॉस को न्यूमेरिकल के फेस पे कैसे लेके जाना है। ये एक अलग और लंबी बहस है, इसलिए इस बात को भी हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा जी, पॉइंट 5 और पॉइंट 6 ये जो है वो हमारे लॉ का एक मेन पॉइंट है, इसलिए इसको आपने बड़े गौर से समझना है। पॉइंट 5 और 6 सर आसिफ कहते हैं जी कि मेरा पाकिस्तान में स्टे 365 डेज है। कितने दिन है स्टे? 365 डेज। तो क्या डिसाइड हो गया कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। अच्छा, सर आसिफ पाकिस्तान में भी इनकम कमा रहे हैं। पाकिस्तान सोर्स इनकम, कहाँ इनकम कमा रहे हैं जी? पाकिस्तान में भी इनकम कमा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान सोर्स इनकम। और इसके साथ वो कहते हैं जी मैं बाहर के मुल्क में भी इनकम कमा रहा हूँ, फॉरेन सोर्स इनकम। तो मिसाल के तौर पे जी पाकिस्तान से उन्होंने इनकम कमाई 9 की, क्रिस्चियन कॉलेज से उन्होंने तनख्वाह ली 9 की, और बाहर के मुल्क में
अब ये असल में चलें, रिकॉर्डिंग हो रही है, खैर है। सर आसिफ का ना असल में तुर्की के अंदर एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ यार अब बस आगे ना बताना, और क्या मैं कह सकता हूँ, इसको अपने तक ही रखें। तो यहाँ से इन्होंने 17 मिलियन कमाया, तो इधर से 9 हो गया और इधर से 17 हो गया, यानी पाकिस्तान में भी इनकम कमा रहे हैं और बाहर के मुल्क में भी इनकम कमा रहे हैं। अच्छा, मुरलीधरन श्रीलंका का प्लेयर है। धरन साहब पाकिस्तान में 10 दिन के लिए आए लोगों को आउट करने के लिए। तो मुरलीधरन साहब पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए आए श्रीलंका से। 10 दिन की वजह से ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट। क्या इनको पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि मैन ऑफ द मैच मिल जाए? बिल्कुल। क्या ये पाकिस्तान से कुछ कमाएंगे? जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पे इन्होंने पाकिस्तान से पैसे कमाए। और क्या इन्होंने इस साल बाहर के मुल्कों में जाके भी मैच खेले होंगे? तो क्या इन्होंने बाहर के मुल्कों से भी कमाया होगा? अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का एफबीआर क्या मुरलीधरन से यह पूछ सकता है कि तूने पाकिस्तान से 3 कमाया तो बता जरा बाहर से क्या कमा रहा है आजकल? ये कहेगा भाईजान नहीं, ये चक्कर नहीं रखा हुआ हमने। तो हम याद रखिएगा, नॉन रेजिडेंट से उसकी फॉरेन इनकम नहीं पूछ सकते। जैसे अब्बू से तनख्वाह नहीं पूछ सकती अम्मी, वैसे नॉन रेजिडेंट से हम उसकी फॉरेन इनकम नहीं पूछ सकते। नॉन रेजिडेंट से उसकी फॉरेन इनकम नहीं पूछ सकते। क्लियर? तो ये जरा बेसिक रूल है पूरे लॉ का, इसको नोट कर लें। हाँ जी, एफबीआर वाले सर आसिफ से तो पाकिस्तान की इनकम के बारे में भी पूछेंगे और फॉरेन इनकम के बारे में भी पूछेंगे, रेजिडेंट होने की वजह से। याद रखिएगा, रेजिडेंट होना बंदे को मार देता है, यानी उसकी पाकिस्तान इनकम पे भी टैक्स जमा करवाना पड़ता है। और अच्छा, अब ये ना सोचिएगा कि बाहर के मुल्क में है, वो बाहर के मुल्क में पेट्रोल पंप है तो उधर उनको भी टैक्स दे रहा होगा। ये अलग चैप्टर है, वो भी हमने कभी डिस्कशन करनी है। फिलहाल जितना बताया जा रहा है उतना देखें। तो सर आसिफ एफबीआर को ये भी बताएंगे मैंने पाकिस्तान से कितना कमाया, ये भी बताएंगे बाहर से कितना कमाया, लेकिन मुरलीधरन सिर्फ ये बताएगा कि मैंने पाकिस्तान से कितना कमाया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेजिडेंट ने वर्ल्ड इनकम पे टैक्स जमा कराने? वर्ल्ड इनकम, पूरी दुनिया में जो मर्जी इनकम कमा ले उस पर टैक्स जमा करवाने। और नॉन रेजिडेंट ने वर्ल्ड इनकम पे टैक्स जमा कराने या सिर्फ पाकिस्तान वाली इनकम पे? तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनकी इनकम कितनी बनेगी? 26 और इनकी 3। तो एफबीआर को ये साहब कितने पे टैक्स जमा करवाएंगे और ये 3 पे। अच्छा, आप कोई साहब हैं वो कहते हैं मैं 120 दिन के लिए पाकिस्तान में आया हूं बाहर के मुल्क से अपना कोई कारोबार करने, तो वो रेजिडेंट बनेंगे या नॉन रेजिडेंट? तो वो सिर्फ किस पे टैक्स जमा करवाएंगे? पाकिस्तान वाली इनकम पे। लेकिन अगर कोई बाहर के मुल्क का बंदा वो पाकिस्तान में 200 दिन के लिए आ जाए, या बाहर के मुल्क की टीम ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में 200 दिन के लिए आ जाए, फिर वो मारे जाएंगे। फिर वो क्या बन गए? जब वो रेजिडेंट बन गए तो मारे गए, जब रेजिडेंट बन गए मारे गए तो क्या होगा? फिर आपको पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा और फॉरेन वाली इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। चलें जी, आगे चलते हैं। द इनकम ऑफ under a head of income shall be computed by adding Pakistan, and the income of a resident shall be computed by adding Pakistan and foreign source income.
and the income of a shall be computed by considering only incomes that are Pakistan source income. Income of a non-resident shall be considered as only Pakistan source income. Clear? तो जब हम नॉन रेजिडेंट से उसके बाहर के मुल्क की इनकम पूछा करेंगे तो वो हमें क्या करेगा? हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट ने पाकिस्तान में भी टैक्स देने, पाकिस्तान वाली इनकम पे भी पाकिस्तान में टैक्स देने और बाहर वाली इनकम में भी पाकिस्तान पे टैक्स देने। और नॉन रेजिडेंट ने पाकिस्तान वाली इनकम पे तो टैक्स जमा करवाना है, लेकिन बाहर वाली इनकम इसकी हम एफबीआर वाले इधर बैठ के टैक्सेबल नहीं कर सकते। अच्छा, ये अब ये डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस, इसमें कौन सा हमने पढ़ लिया आज? ज़कात पढ़ लिया। तो कल पढ़ेंगे वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर पार्टिसिपेशन फंड। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ा दूं, इसको पेज नंबर 39 पे है। जी मोहतरम, क्या सवाल है? हाँ जी, फिर ऊंची बोलो जरा। फिर पे किस तरह करेगा? भाई का ये सवाल है कि एक बंदा मार्च के अंदर जो है वो मैच खेलने आया है और मार्च के अंदर ही मैच खेल के चला गया है, तो वो जून के अंदर जो है वो कैसे टैक्स जमा करवाएगा? भाई इसमें असूली तौर पे आपके सिलेबस के एतबार से ये बात है कि जिस भी मुल्क में बैठा होगा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एफबीआर को बता देगा मैंने इस साल इतना कमाया था पाकिस्तान में, लेकिन इसमें कुछ और भी तफसीलात हैं जो हमारे स्कोप में नहीं है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये भाईजान रशीद हैं, इनका कारोबार है, इससे 9 लाख कमाया। और ये रक्षंदा है, ये जो है इसकी इनकम फ्रॉम यार ये रक्षंदा है, ये इसने इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई है 5 लाख। ये मियाँ है, ये इसकी बीवी है। तो अब रशीद और रक्षंदा के अल्लाह भाग लगाए, इनको नरीना। अच्छा, तो मिल मिला के रशीद और रक्षंदा ने कितना कमाया? 14 लाख। शोहर जो है उसकी दुकान है, जनरल स्टोर है, करियाना स्टोर है, जनरल स्टोर है, और बीवी जो है वो किसी दफ्तर में जाके नौकरी करती है। तो ये दोनों ने मिलके कितना कमाया? 14 लाख। जरा 14 लाख जाके देखें किस टेबल में आ रहा है। ना 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 ना, ये नहीं करना, दोनों अपने किए के खुद जिम्मेदार हैं। भाईजान रशीद ने अपनी कब्र में जाना है, रक्षंदा ने अपनी कब्र में जाना है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा मियाँ बीवी की कब्र? तो रशीद ने अपनी कब्र में जाना है और रक्षंदा ने अपनी कब्र में जाना है। तो इसी तरह रशीद जो है वो अलग से एफबीआर को जाके टैक्स जमा कराएगा और रक्षंदा 2 घंटे बाद खुद जाके एफबीआर को टैक्स जमा करवाएगी। तो इसलिए याद रखिएगा, घर के अंदर कल कला को जो है वो रिजवान ने भी पैदा होना है। तो रिजवान जो है वो अगर कमाने लग जाए 17 लाख रुपया, तो फिर तीनों इकट्ठे जाके देखेंगे टेबल के अंदर? नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना आपने। तो याद रखिएगा, द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमिन्ड कंबाइंड सेपरेटली। तो मियाँ बीवी ने अपनी इनकम जमा करके देखना है कि हम कितना कमा रहे हैं, या मियाँ ने अलग देखना है मैं कितना कमा रहा हूं और बीवी ने अलग देखना है मैं कितनी कमा रही हूं? अलग अलग देखना है। तो मियाँ उधर मुंह करके किताब पकड़ी होगी ये टैक्स वाली हमारी, और बीवी ने उधर मुंह करके किताब पकड़ी होगी टैक्स वाली, और निकाल रहे होंगे दोनों अपनी इनकम्स कैलकुलेट कर रहे होंगे जिसमें उन्होंने क्या जमा करवाना होगा? टैक्स। तो लिखें दोनों अपना टैक्स अलग अलग जमा करवाएंगे। बना लें ये तस्वीरें घर में, किसने देखनी है आपकी किताब? देख भी ली तो ये सफा कौन निकालेगा?
जरा बड़ा करके नहाएगा, मियाँ बीवियाँ घर जाके बच्चे ना लगे। अच्छा हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? यू आर गिविंग ताउ टू मुस्टैशेस, नोट करने की बजाय। अच्छा जी, अच्छा ये अगला कॉन्सेप्ट, मिस्टर कामरान साहब 50 साल इनकी उम्र है और ये अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अभी इन्होंने सीए करना काफ़ी, सीए किए इन्हें काफ़ी अरसा हो गया, ये एफसीए हैं। तो ये जो है वो अभी तकरीबन साल पहले इन्होंने अपने लिए नया घर बनाया था, सोचा था अब इसमें रहेंगे, लेकिन बस क्यूएम में 2 अटैम्प्ट्स लगी थी इनकी, बाकी सीए फाइनल में भी 3-4 लगी थी। तो रुखसाना को छोड़ गए हैं और अपने बच्चों को छोड़ गए हैं। अच्छा जी, अब मोहतरम, नहीं बच्चे कुछ है ना बोलो, जो बच्चे हैं पीछे, ये तो चला गया ना, जाने वाले ने तो जाना था, ये आ गया तो आप लोग भी भाग जाएंगे, तो ये तो चला गया, तो जो चला गया वो जाते हुए इनको जाने का गम भी देके गया। ये देखें, वो जाते हुए इनको जाने का गम भी देके गया, और वो जाते हुए जो है वो ये गम भी इनको दे गया कि जाते हुए अपने टैक्स भी जमा नहीं करा के गया। अब ये देख लें, ये परेशान है, ये इस बड़े भाई से पूछ रहे अब्बू का कितना टैक्स है जो हमने जमा कराना है। आप लेवल देखें इसका, जा रहा है इधर फोकस। ओके, अब मोहतरम ये गम के अंदर उछल रहे हैं कि आप पता नहीं हमने कितना टैक्स जमा करवाना है। द बचेवे ऑफ अ मरावा शेल बी लाइबल। तो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ मरावा बंदा शेल बी लाइबल। तो बना लें बिस्मिल्लाह पढ़ के, फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर लिख लें, एफसीए नहीं लिखना तो। कोशिश किया करें किताब पे ही सब कुछ लिख लें। किताब पे आगे पीछे दाएं बाएं हर चैप्टर के शुरू में भी कुछ सफ़े 1-1, 2-2 खाली इसीलिए छोड़े हुए हैं ताकि सब कुछ किताब पे ही हो जाए। हाँ, किसी न्यूमेरिकल का सोल्यूशन हो तो वो रजिस्टर पे नोट कर लें साथ वाले से लेके, लेकिन वैसे किताब पे ही लिख लिया करें। जा रहे हैं सारे ही जा रहे हैं। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल। लायबल है, इसकी वजह से देखें कांप रहे हैं। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल। तो मरे हुए के रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल हैं। किस लिए लायबल हैं? उसको उठाने के लिए, उसको कब्र तक लेके जाने के लिए, वो तो हैं ही, लेकिन हम इस वक्त इनकम टैक्स लॉ की नज़र में बात कर रहे हैं। एनी टैक्स दैट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन है? मरहूम, मरहूमा नहीं है, ओ भाईजान मरहूम है, ये मरहूम, सॉरी ये तो जिंदा है, मरहूम। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल। किसने कफन अपना लेके रखा हुआ है घर में? नहीं, इस्तग़फिरुल्लाह, क्या तैयारी करनी है नहीं करनी? अच्छा, पेपर पहले आने हैं या मौत पहले आ सकती है? लेके रख लें, कोई नहीं। किस ब्रांड का लेंगे? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेके रखें, कोई मसला, अच्छी बात है, बल्कि उसको रात को देखा करें सोने से पहले। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल। वापस आ जाओ,
शैल बी लायबल। सफेद सूटों वाले को देख रहे हैं। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल। और भाई सामने मरना है, मैंने भी फॉर एनी टैक्स, किसी भी टैक्स के लिए दैट इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल, जिसके लिए इंडिविजुअल लायबल होता अगर वो ना मरता। अगर वो ना मरता तो वही लायबल होता ना। तो अब कौन लायबल है उसकी जगह? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब आखिरी बात बस आज की, एंड एनी टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ डिसीज्ड एस्टेट। एस्टेट क्या होती है? जायदाद। मिसाल के तौर पे मरने वाला एक शॉप छोड़ के गया, क्या मरने वाले की शॉप मरते ही तकसीम हो जाएगी या कुछ दिन लगेंगे तकसीम होने में कि किसको दुकान मिली, किसको गाड़ी मिली, किसको घर मिला? ये मरते ही तकसीम हो जाएंगे या थोड़ा टाइम लगेगा तकसीम में? तो जब तक शॉप इनकम देती रहेगी, मुर्गी अंडे और भैंस दूध और शॉप इनकम दे रही है, तो जब तक मरने वाले की भैंसें दूध देती रहेंगी, जब तक मरने वाले की मुर्गियां अंडे देती रहेंगी और जब तक मरने वाले की शॉप्स इनकम, उन इनकम्स पे किसने टैक्स जमा कराना है? वो तो मर गए लेकिन इसकी दुकानें अभी तक चली जा रही हैं, दुकानों पे मुलाजमीन बैठे हुए हैं और जो है वो इनकम आई जा रही है। अभी तक दुकानें तकसीम नहीं हुई, अभी 15-20 दिन बाद तकसीम होगी। जब तक ये दुकानें तकसीम ना हो जाएं, इन दुकानों पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो उस प्रॉफिट पे किसने टैक्स जमा कराना है? मरे हुए ने या उस पर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने जमा करवाना है? क्लियर? तो इसके मरने से पहले जो इस पे टैक्स बनता था वो भी किसने जमा करवाना है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे। और इसके मरने के बाद अगर इसकी जायदाद से इनकम आ रही है, इसने कोई घर किराए पे दिया था और इसका किराया आ गया, तो मरने के बाद जो इसने किराए कमाए उस पे भी किसने टैक्स जमा करवाने? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने। एनी टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ डिसीज्ड एस्टेट, तो उसकी जायदाद से जो टैक्स बनता है वो भी उन्होंने ही जमा करवाने। और जो है बोले बोले आगे, उसके मरने से पहले अगर कोई टैक्स बनता था वो भी किसने जमा करवाने? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने। ठीक है, एक मिनट अभी। मरने वाले ने कि जायदाद से टैक्स दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, वो सारी डिस्कशन जो है वो अगली क्लास में हम करेंगे। अभी इसको करने की जरूरत नहीं, बैठे नहीं जरा 2-3 मिनट बैठ जाओ। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ इबादत हैं जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, तो इबादत का बदला अल्लाह जन्नत देंगे। लेकिन ये रोज़ा ऐसी चीज़ है जिसके बारे में फरमाया गया कि इसका बदला अल्लाह की तरफ से फरमाया गया कि इसका बदला मैं खुद हूँ। एक बादशाह था, उसने एक दिन ऐलान किया कि मेरी सल्तनत के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, जो बंदा चीज़ आके लेके जाना चाहता है लेके चला जाए। तो लोग अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेके जाते रहे गिफ्ट के तौर पे। तो बादशाह की एक बांदी थी, उसने बादशाह के कंधे पे हाथ रख दिया। तो क्योंकि वो समझदार थी, उसने कहा जिसको बादशाह मिल गया उसको सब मिल गया। तो इसलिए रोज़ा है एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लिखा है कि अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है कि रोज़े का बदला तो मैं खुद हूँ, यानी मैं उस बंदे को मिल जाऊँगा। तो क्या जन्नत और क्या जन्नत की नेमतें उसके मुकाबले में, जिसको अल्लाह मिल गया तो उसको सभी कुछ मिल गया। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें रोज़े में रिया या दिखलावा बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे अब एक बंदा गया है, छुप के पानी पी ले, किसी को क्या पता। नमाज में रिया आ जाता है, कई दफ़ा दिखलावा आ जाता है। हज किया, बड़े फ़ख्र से सबको अपने आप को हाजी कह के बुलवा रहा है, तो इन चीज़ों में रिया आ जाता है, दिखलावा आ जाता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। और इसमें मिसाल के तौर पे अभी 6 बजे हैं, 6 बजे मिसाल के तौर पे रोज़ा खुलना है। अब किसी ने 5:30 बजे इसको ला के पानी दे दे और कहीं भी लाख रुपया लो और पानी पी लो, लेकिन ये पानी नहीं पिएगा। तो इसलिए कह रहे हैं अल्लाह मैं इसके इस अमल से इतना खुश हो रहा हूँ कि इसको मैं खुद मिल जाऊँगा। ठीक है, ओवर करो। अस्सलाम वालेकुम।